ओके, नाउ मूविंग ऑन। अच्छा, अगर हम बात करें फ्लूइडिटी की, सो नाउ यू नो दैट व्हाई डू वी कॉल our phospholipid bilayer a fluid mosaic model. So if I say that, please describe this for me. How would you describe this statement for me? Fluidity of membrane. और इसका जो synonymous term होता है वो होता है membrane fluidity. What do you decipher or what do you understand by this phrase or this word, membrane fluidity? आपको क्या समझ आ रहा है? What would be membrane fluidity? या हाउ वुड यू से कि हाउ वुड यू डिस्क्राइब कि एक चीज मोर फ्लूइड है और एक चीज लेस फ्लूइड है? आप फ्लूइडिटी को कैसे डिस्क्राइब करोगे या डिफाइन करोगे? Okay, so you're saying non-polar hydrophobic region causes it. You're saying that the fluidity is caused by non-polar. अच्छा, बेसिकली अभी हमने क्या अंडरस्टैंड किया कि हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल क्यों कह रहे हैं? हम फ्लूइड मोजाइक मॉडल इसको इसलिए कह रहे हैं कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं वो आराम से एक दूसरे की मूव कर सकते हैं, मूव अबाउट कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह विद इन अ मोनोलेयर। तो बिकॉज देयर इज मूवमेंट, जहां पर भी मूवमेंट होगी, मोबिलिटी होगी, आप उस चीज को फ्लूइड कहोगे, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने एक वाज रखूं और मैं आपके सामने एक पानी को गिराऊं, तो मैं आपसे पूछूं कि पानी फ्लूइड है कि वाज फ्लूइड है, आप मुझे कहोगे कि पानी फ्लूइड है। व्हाई? बिकॉज पानी में एक मोशन है, एक मोबिलिटी है, एक मूवमेंट है, करेक्ट? उसी तरह से हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल में जो फ्लूइड का वर्ड है उसको अंडरस्टैंड इस बेसिस पे किया कि हमारे पास जो फैटी जो हमारे पास फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे पास टेल्स हैं, वो मूव कर रही हैं। वो ऐसा नहीं है कि वो हमने चिपका दिए हैं, बिल्कुल फिक्स कर दिए, रिस्ट्रिक्ट कर दिया उनकी मूवमेंट। देयर मूवमेंट, there is movement present in the monolayers, right? Now if I ask you, हमारे पास फ्लूइड, एक चीज ज्यादा फ्लूइड और एक चीज कम फ्लूइड ऑन द बेसिस ऑफ मोबिलिटी या मूवमेंट होगा ना। जिस जगह पर मुझे ज्यादा मूवमेंट नजर आएगी, ज्यादा इजी मूवमेंट, ज्यादा इजी फ्लो नजर आएगा, वो मेरे पास चीज ज्यादा फ्लूइड होगी। और जहां पर मेरे पास मूवमेंट या मेरे पास जो फ्लो ऑफ द सब्सटेंस है वो कम होगा, वो रिस्ट्रिक्टेड होगा, वो मेरे पास लेस फ्लूइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई आस्क यू कि बिटवीन वाटर एंड हनी विच इज मोर फ्लूइड, तो आप मुझे कहोगे वाटर ज्यादा फ्लूइड है। व्हाई? बिकॉज वाटर ज्यादा इजीली, वाटर ज्यादा क्विकली फ्लो कर रहा है। उसकी मूवमेंट में या मोबिलिटी में या फ्लो में कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई क्या कहते हैं, देयर इज नो क्या कहते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो स्लोली नहीं वाटर बहता, वाटर बहुत फास्ट बहता है। ऑन द कॉन्ट्री, अगर आप हनी को एक चम्मच में निकालोगे और आप उसको नीचे गिराओगे, थोड़ा टाइम लगेगा उस हनी को नीचे गिरने में। व्हाई? बिकॉज हनी इज लेस फ्लूइड एंड इट इज मोर विस्कस। On the contrary, water is more fluid. So if I ask you that I have two membranes, एक membrane में ज्यादा fluidity है और एक membrane में कम fluidity है, तो आप इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करोगे कि मेरे पास कोई चीज, कोई कौन सी मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी ज्यादा है, उसका क्या मतलब है, और किसी मेम्ब्रेन में फ्लूइडिटी कम है तो उसका क्या मतलब है? आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्लूइडिटी, हम उस पर जाएंगे। जो आप सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड टेल्स की बात कर रहे हैं, वो फैक्टर्स हैं जो कि फ्लूइडिटी ऑफ मेम्ब्रेन को कंट्रोल करते हैं। मैं बस आपसे ये पूछती हूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एक मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी क्या है, तो आप मुझे वो कैसे डिस्क्राइब करोगे? कीप इन माइंड, जो अभी मैंने आपको एग्जांपल दी मूवमेंट और फ्लो की, और व्हाई वी कॉल इट अ फ्लूइड मोजाइक मॉडल, आप उसको जहन में रखते हुए मुझे ये आंसर करो कि मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी होती क्या है? More fluid, so more scattered protein molecules, so more movement of phospholipid and proteins. Very good. आपने जो ये पार्ट बोला ना, more movement of phospholipids and proteins, अच्छा, प्रोटीन्स की इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं होती। प्रोटीन्स की अरेंजमेंट स्कैटर्ड होती है, लेकिन प्रोटीन्स मूव कर सकते हैं, लेकिन उनकी मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं होती। फॉस्फोलिपिड्स ऑन द कॉन्ट्री, उनकी मूवमेंट ज्यादा होती है। सो नाउ आपके पास मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी क्या है? मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इज बेसिकली द पैरामीटर of the freedom of movement of phospholipids and protein molecules.
और यहाँ पर मेजॉरिटी हम जब मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी की बात कर रहे होते हैं तो हम विद रिस्पेक्ट टू फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स बात कर रहे थे, क्योंकि फॉस्फोलिपिड्स आर मोर are more diffusible than protein molecules. अब मेरे पास what do you think? What factors can affect membrane fluidity? Membrane fluidity का मतलब हमने ये समझ लिया कि हमारे पास फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन कितनी ज्यादा मूवमेंट कर रहे हैं, यानी उनकी काइनेटिक एनर्जी, राइट। हमारे पास मूवमेंट कब होती है? हमारे पास दो किस्म की एनर्जीज होती है, राइट। एक हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी होती है विच इज बिकॉज ऑफ द वर्च्यू ऑफ पोजिशन ऑफ समथिंग, एंड एक हमारे पास होती है काइनेटिक एनर्जी विच इज विद रिस्पेक्ट टू द मूवमेंट और द डायनामिक फ्लो ऑफ समथिंग, राइट। तो यहाँ पर हम फ्लूइडिटी की बात कर रहे हैं, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की बात करें तो ऑटोमेटिकली इट वुड बी रिलेटेड टू व्हाट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉस्फोलिपिड एंड द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स. Now, with respect to that, what do you think? What factors can affect the membrane fluidity? Okay, so phospholipid tails. Okay, your clues. अच्छा, अब इन phospholipid tails से भी ना दो फैक्टर्स आते हैं. अब phospholipid tails दो तरह से आपकी membrane fluidity को affect कर रही होती है. Let me give the heading over here. Now, हमारे पास एक जो फैक्टर अफेक्ट कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है? वो कर रहा होता है आपका लेंथ ऑफ द फैटी एसिड टेल. अच्छा, लेंथ का क्या मतलब हुआ? लेट्स डिस्कस दैट. तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक ये फैटी एसिड टेल है और फिर एक ये फैटी एसिड टेल है. अच्छा, अब फैटी एसिड टेल जो मैं कह रही हूँ उसका मतलब क्या है? बेसिकली टेल में क्या होता है? टेल में हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. छोटी टेल है तो इसका मतलब है कम कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे. If there is a lengthier tail, if it is a bigger tail, a bigger fatty acid molecule, this means मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स. फॉर एग्जाम्पल एक में हमारे पास इधर जो छोटी वाली है उसमें खाली हमारे पास CH3 और फिर ये ग्लिसरॉल से अटैच्ड होगी. नाउ बल्कि वेट अ सेकेंड, यहाँ पर we would actually have which bond? We would have our ester linkage which would be C double bond O and O और फिर आपका ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल. तो आपकी जो फर्स्ट फैटी एसिड टेल है उसमें फॉर एग्जांपल 4 कार्बन की वो फैटी एसिड टेल है. देन यू हैव 1 2 3 4 5 6. This is what? CH3 CH2 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 C double bond O and then it is bonded to glycerol. Now हमारे पास जो smaller fatty acid tail होगी it would have a lower molecular mass, and the fatty acid tail which has more carbon hydrogen bond which is lengthier, which is larger in size, उसका क्या मतलब हुआ? It would have more molecular mass. More molecular mass है तो इसका मतलब है हमारे पास ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है वो हेवियर है. ऑब्वियसली हमारे पास ज्यादा एटम्स इसमें प्रेजेंट है तो वो हेवियर होगा. अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक रेस हो रही है. रेस में हम क्या करते हैं? हम भाग रहे होते हैं. इफ आई प्लेस अ स्मार्ट हेल्दी कंटेस्टेंट एंड वो किससे compete कर रहा है? वो एक क्या कहते हैं a relatively fatter person, a relatively more healthy person के साथ रेस कर रहा है. तो हमारे पास ज्यादा तेजी से the smarter person would run or the person with a heavier mass would run. हमारे पास heavier mass वाला इंसान रेस जीतेगा तेजी से भागकर, या फिर जो हमारे पास smarter, fit, healthier इंसान है वो जल्दी से हमारी finish line पे पहुंचेगा. Which one do you think would have a greater speed? I would reach the end line faster. Would it be the healthier person or would it be the smarter person? Okay, I'll repeat myself. I was saying कि हमारे पास we're having a race, ठीक है? And there is one person who's smarter, who's fit, and who's thin, ठीक है? And then he's competing with a person with a heavier mass, who's a little fatter than the person who's running with him. So who would be a fast runner or who would reach the end line more quickly? The person who's smarter or the person who's heavier?
द थिन वन, राइट? तो हमारे पास अगर हम फैटी एसिड टेल्स पे इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करें, तो हमारे पास अगर एक टेल लेंथियर है, यानी कि उसका मास ज्यादा है, मोलेक्युलर मास ज्यादा है, तो वो हैवियर है। तो हमारे पास एक ग्रेटर एमआर या ग्रेटर लेंथ वाली फैटी एसिड टेल में ज्यादा फ्लूइडिटी होगी, या लोअर एमआर और क्या कहते हैं लाइटर फैटी एसिड टेल होगी, उसमें ज्यादा फ्लूइडिटी होगी? कौन सी फैटी एसिड टेल ज्यादा क्विकली डिफ्यूज करेगी, या कौन सी फैटी एसिड टेल में ज्यादा मोबिलिटी या ज्यादा मूवमेंट होगी? द हेवियर वन और द लाइटर वन, द शॉर्टर वन, करेक्ट। सो वी वुड से दिस फैक्टर, हम इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? हम इसको ऐसे एक्सप्लेन करेंगे that lengthier the fatty acid tail, lengthier the fatty acid tail, greater the MR, which means that the molecule is heavier. Therefore, decreased fluidity. So we can say that if we draw this relation, हम इसको अगर कहते हैं relationship को explain करें, तो हम कहते हैं that fluidity is inversely proportional to length और MR। अगर हम लेंथ और MR को इंक्रीज करेंगे, फ्लूइडिटी डिक्रीज कर जाएगी, और अगर हम लेंथ और MR को रिड्यूस करेंगे, तो हमारी फ्लूइडिटी मूवमेंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगी। Now, another factor through which our fatty acid tails can contribute to the membrane fluidity is basically if we have unsaturated fatty acid tails in a greater ratio, or do we have saturated fatty acid tails in a greater ratio? Now, what do I mean by this? Number of, or you can say the ratio of unsaturated fatty acid tails. Now, हमने जब बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स पढ़ा था, तो हमने कहा था कि हम जब भी हमारा वो बनाते हैं, we make our skeletal formula, हम एक बेंट या रिज से शो करते हैं हमारा डबल बॉन्ड, राइट? So for example, this हमें बिल्कुल straight I've drawn the fatty acid tails, and here now over here हमारे पास जो ये बेंट स्ट्रक्चर है ना, ये बेंट स्ट्रक्चर्स क्या शो कर रहे हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल्स को। यानी जब भी डबल बॉन्ड आता है, तो एक किंक या एक बेंड या एक थोड़ा सा क्या कहते हैं डिस्टोर्टेड सा फिगर बन जाता है। तो नाउ टेल मी, हमारे पास, अब हम लेट्स अंडरस्टैंड इट अगेन थ्रू द एग्जांपल ऑफ लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। हमारे पास क्लोजली पैक्ड हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल्स, राइट? और हमारे पास लूज पैकेजिंग हो गई जब हमारे पास क्या आया, हमारे पास अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल्स आई। यहाँ पर हमारे पास जो वो है क्या कहते हैं स्पेस है, जो गैप्स हैं वो बहुत छोटे हैं, छोटे गैप्स हैं, क्लोजली पैक्ड है, टाइटली पैक्ड है, तो हमारे पास फ्लूइडिटी कम होगी, कम जगह है मूव करने की, राइट? एक आप इमेजिन कर लो, एक आपके पास बहुत तंग सी गली है, बहुत नैरो सी एक स्ट्रीट है, उसमें गाड़ी का पास करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, राइट? बिकॉज द स्ट्रीट इज वेरी नैरो, जगह कम है, गैप कम है गाड़ी के पास करने के लिए। ऑन द कॉन्ट्ररी, आप मेन रोड पर हो, मेन रोड पे इतनी नैरो नहीं है, आपकी ब्रॉड सड़क होती है, करेक्ट? सो योर कार कैन इजिली मूव ऑन अ मेन रोड। सो इफ यू सी, हमारे पास जो गैप्स हैं वो गैप्स इंक्रीज कर गए ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल्स। सो अगर हमारे पास ज्यादा अनसैचुरेटेड फैटी, अच्छा, तो बेसिकली लेट मी टेल यू, यहाँ पर हमारी लूज पैकेजिंग है और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल्स में हमारे पास क्लोज पैकेजिंग है। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि अगर हमारे पास
more ratio of unsaturated fatty acid tails loosen the packaging of the layer, hence increase the membrane fluidity. So अगर हम इसका relationship express करें, so the number of unsaturated fatty acid tails is directly proportional to your fluidity. जितनी ज्यादा fatty acid tails होंगे unsaturated bonds के साथ, उतनी ज्यादा आपकी membrane fluid होगी. Why? Because of loose packaging. Now the third factor, हमारे पास किसी भी चीज की जो motion होती है, movement होती है, वो किसकी वजह से होती है? उस object की, उस molecule की kinetic energy की वजह से. What is that one temperature which is what is that one factor which is responsible for increase or decrease in kinetic energy? That is temperature, right? So अगर हम अपना temperature environment का change करें, तो वो भी हमारी membrane fluidity को affect करेगा. How? So temperature is your third factor which affects your membrane fluidity. Why? Because if we increase temperature, your kinetic energy increases. Kinetic energy increase करेगी तो जो आपकी movement of molecules है वो increase करेगी क्योंकि number of vibrations increase कर जाएंगी. So overall your fluidity would increase. And if you decrease temperature, तो आपकी kinetic energy decrease करेगी और आपकी fluidity भी decrease करेगी. So if we draw this, if we express this relationship, so we can say that temperature is directly related to your fluidity. Now the fourth factor that affects your membrane fluidity is what? Your cholesterol. कोलेस्ट्रॉल का अगर कभी भी आपसे रोल एमसीक्यूज में या P2 में पूछा जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, so you would always say that it is responsible for regulating membrane fluidity. अब ये करता क्या? ये हमारे पास करता ये है that it stabilizes what? It stabilizes membrane fluidity. अब इसका क्या मतलब हुआ कि ये मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को स्टेबलाइज करता है? हमारे पास हर चीज का एक क्या कहते हैं यू कैन से स्टैंडर्ड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल हर एंजाइम का ऑप्टिमम एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एक फिक्स्ड क्या कहते हैं पैरामीटर होता है, एक फिक्स्ड टेम्परेचर, एक फिक्स्ड एनवायरनमेंट, एक फिक्स्ड पीएच होता है. सिमिलरली आपके पास एक मेम्ब्रेन का बहुत ज्यादा फ्लूइड होना भी अच्छी बात नहीं है और बहुत ज्यादा रिजिड होना, बहुत ज्यादा लेस फ्लूइड होना भी अच्छी बात नहीं है. सो आपका एक बैलेंस होना चाहिए फ्लूइडिटी में. ना ही आपकी मेम्ब्रेन बहुत ज्यादा फ्लूइड हो और ना ही आपकी मेम्ब्रेन बहुत कम फ्लूइड हो. देयर हैज टू बी अ बैलेंस, देयर हैज टू बी अ स्टेबिलिटी. तो उस चीज को स्टेबलाइज कौन सा मॉलिक्यूल कर रहा होता है या कौन सा कंपोनेंट ऑफ द मेम्ब्रेन कर रहा होता है? वो आपका कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल कर रहा होता है. तो अगर इन केस आपकी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी इंक्रीज कर जाए या आपकी क्या कहते हैं मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी डिक्रीज कर जाए, दोनों केसेस में जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है वो क्या करेगा? वो आपकी मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी को रेगुलेट करेगा. हाँ, अच्छा, लेट्स लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द मेम्ब्रेन. अब आप मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखो. जो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल्स हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट है? ये आपके फॉस्फोलिपिड्स के बीच में प्रेजेंट है. फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें नजर आता है क्या? कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल. अब हमारे पास हमने अंडरस्टैंड किया जो फ्लूइडिटी बेसिकली है, टर्म जो फ्लूइड है वो किस वजह से आ रही होती है? वो मूवमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स आ रही होती है. बेसिकली हमारे पास जो कोलेस्ट्रॉल है, आप ऐसे इमेजिन करो दैट फॉर एग्जांपल यू हैव अ बेबी एंड उस बेबी को आप क्या करो? आप उसको गुदगुदी करो, आप उसको टिकल करो.
तो आप उसको टिकल करोगे, तो जो टिकल होगा उसकी वजह से रिजल्ट क्या होगा कि आपका जो बेबी है वो मूव करेगा, टिकलिंग सेंसेशन की वजह से द किड वुड मूव। उसी तरह से आप कोलेस्ट्रॉल को इमेजिन करो कि ये काम क्या कर रहा है, ये टिकलिंग का काम कर रहा है। तो अगर हमारे पास फ्लूइडिटी डिक्रीज कर जाती है, फ्लूइडिटी डिक्रीज कर जाती है का मतलब क्या है कि हमारे पास जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं, दे आर नॉट very they're not moving a lot, they're not what do you say, their kinetic energy is decreased। तो होता क्या है, अच्छा हमारे पास फ्लूइडिटी कब कम होती है, हमारे पास at low temperatures membrane becomes what, membrane becomes less fluid। So what happens is cholesterol increases the membrane fluidity by disturbing the close packaging of the phospholipids, by disturbing the close packaging of phospholipids। कैसे? फॉर एग्जाम्पल आपके पास होता क्या है, लो टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर आप इंक्रीज या डिक्रीज नहीं कर सकते, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते तो आप काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर सकते। सो एट लो टेम्परेचर हमारे पास कोलेस्ट्रॉल क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको टिकलिंग के एग्जाम्पल दी कि आप अगर एक बच्चे को गुदगुदी करते हो, उसको टिकल करते हो, तो वो क्या, उसकी टिकलिंग सेंसेशन उसको फोर्स करते हैं कि वो मूव करे, वो क्या कहते हैं, अपनी जगह से हिले डुले। उसी तरह से हमारे पास कोलेस्ट्रॉल कहाँ पर प्रेजेंट है, कोलेस्ट्रॉल हमारे फॉस्फोलिपिड्स के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये क्या करेगा, एट लो टेम्परेचर्स हमारी मेम्ब्रेन लेस फ्लूइड हो गई है। तो अब ये थोड़ा सा ना इधर उसके जो इर्द गिर्द के फॉस्फोलिपिड के मॉलिक्यूल्स होंगे उनको पुश करेगा, उनके बीच में विगली वॉगली मूवमेंट करेगा, जिसकी वजह से जो ये क्लोज पैकेजिंग है ये डिस्टर्ब हो जाएगी। एंड वी नो, अभी हमने अनसैचुरेटेड फैटी एसिड टेल्स के सब टॉपिक में यही अंडरस्टैंड किया था कि जब क्लोज पैकेजिंग से या टाइट पैकेजिंग से आपकी फॉस्फोलिपिड की पैकेजिंग लूज हो जाती है तो ज्यादा स्पेस फॉर मूवमेंट आ जाती है। तो कोलेस्ट्रॉल एट लो टेम्परेचर क्या करता है, वो बेसिकली जो क्लोज पैकेजिंग है, जो टाइट पैकेजिंग ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स है, उनको डिसरप्ट करता है, उनके बीच में गैप्स बनाता है, उनको लूजली पैक्ड कर देता है, phospholipid molecules को थोड़ा सा push away करता है, so that what can happen, the close packaging is disrupted and the membrane becomes more fluid। अच्छा, वो हाई टेम्परेचर्स पे क्या करता है, एट हाई टेम्परेचर्स हमारे पास क्या होगा, मेम्ब्रेन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी, और हमारे पास क्या होता है, मेम्ब्रेन मोर फ्लूइड, जरूरत से ज्यादा हमारे पास मेम्ब्रेन के पास एनर्जी आ गई है, मूवमेंट आ गई है, इट बिकम्स मोर फ्लूइड। नाउ कोलेस्ट्रॉल stabilizes the fluidity by decreasing it। अब वो कैसे करता है, लेट मी शो यू अ कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल। हमारे पास कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल कुछ इस तरह का दिखता है। अब इस होता क्या है कि हमारे पास, लेट मी ड्रॉ अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन फ्रंट ऑफ यू फर्स्ट। ये आपका एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, ये आपका एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल है, इनके बीच में कोलेस्ट्रॉल एग्जिस्ट कर रहा है। Now, if you could notice हमारे पास कोलेस्ट्रॉल के पास एक OH ग्रुप है, और OH ग्रुप हमने अंडरस्टैंड किया कि जब भी हाइड्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होता है ऑक्सीजन के साथ, तो ऑक्सीजन के ऊपर सिग्मा नेगेटिव या पार्शियल नेगेटिव और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। इस अनइवन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ये पोलर कंपाउंड कहलाता है, या एक पोलर मॉलिक्यूल, एक पोलर बॉन्ड कहलाता है। तो हमारे पास OH जो है उसके ऊपर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है, इसकी वजह से वो एक हाइड्रोफिलिक एंड है। और बाकी हमारा जो कोलेस्ट्रॉल है वो बेसिकली यहाँ पर ये सारे हमारे पास एक स्केलेटल फॉर्मूला बना हुआ है, एक स्केलेटल फॉर्मूला बना हुआ है, ये सारे ये सारे जो रीजन्स हैं, ये जो सारे एजेस हैं, ये बेसिकली आपके कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं। और कार्बन के साथ अगर कोई बॉन्ड नहीं दिखाया हुआ तो आपको अज्यूम करना है कि वो हाइड्रोजन का बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आर आवर मेन बॉन्ड्स।
तो हमारे पास जो रेस्ट ऑफ द कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर है। नॉन पोलर क्यों है? क्योंकि उसमें खाली कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर व्हाट, दे आर नॉन पोलर बॉन्ड्स। तो हमारे पास कोलेस्ट्रॉल का जो हाइड्रोफिलिक OH ग्रुप है वो किसके साथ अटैच हो जाता है, वो किसके साथ बॉन्डेड होता है या वीक इंटरेक्शंस बनाए हुए होते हैं? वो हमारे पोलर फॉस्फेट हेड्स के साथ ये OH ग्रुप इंटरैक्ट कर रहा होता है, और फैटी एसिड टेल्स के साथ जो ये रिमेनिंग कोलेस्ट्रॉल का नॉन पोलर रीजन है वो इंटरैक्ट कर रहा होता है। अब होता है क्या है, हाई टेम्परेचर्स पे क्या है, हमारे पास ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स दूर दूर होंगे, लूजली पैक्ड होंगे, तभी मोल फ्लूइड है, करेक्ट? तो हमारे पास जो ये कोलेस्ट्रॉल है ना, यू कैन इमेजिन दैट वो जो अपनी इंटरैक्शंस हैं, जो उसकी अट्रैक्शन है नॉन पोलर रीजन की विद द हाइड्रोफोबिक फैटी एसिड टेल्स, और जो उसकी इंटरैक्शन है विद द फॉस्फेट हेड्स, उनको स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, थोड़ा सा पुल अपनी तरफ पुल कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसकी वजह से जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स थोड़े से लूजली पैक्ड हो गए थे वो क्लोजर आना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी जो मेम्ब्रेन है उसकी जो फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज हो जाती है और वो स्टेबलाइज हो जाती है इस तरह से। इज दिस क्लियर? कोलेस्ट्रॉल का रोल, उसकी रेगुलेशन इन मेम्ब्रेन फ्लूइडिटी, ये समझ आ गया आपको? एनी क्वेश्चंस अबाउट इट?